नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मग में। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी। आज हम लोग बात करने वाले हैं रोसारी बायोटेक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों आप ये कोट देख रहे होंगे, इस कोट के अंदर में लिखा हुआ है व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग अगेंस्ट यू रिमेंबर दैट एयरप्लेन टेक्स ऑफ अगेंस्ट द वाइंड नॉट विथ इट। जी हाँ दोस्तों, ये प्रूफ किया है किसी और ने नहीं बल्कि रिलायंस ने विपरीत दिशा में काम करते हुए दोस्तों, जहाँ पे सिचुएशंस बहुत ही ख़राब थी तो भी उन्होंने एक बहुत बड़ा कैपिटल इकट्ठा किया, रिलायंस को डेट फ्री बना दिया और साथ ही साथ आप देखेंगे वो देश की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी भी बन गई। दोस्तों इसी समय हमने देखा कि एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया और दोस्तों वो अपने इशू प्राइस को रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। बहुत सारी कंपनीज ने अपने आईपीओस को कैंसिल कर दिए। जहाँ पिछला साल आईपीओस के मामले में बहुत अच्छा था और लेकिन इस साल जो है आईपीओस का अकाल हो गया। कोई भी कंपनी आईपीओ में नहीं आना चाहती है, लेकिन एक कंपनी ने कदम उठाया है जिसका नाम है रोसारी, जो अपना आईपीओ यहाँ पर लेकर आया लगभग 470 करोड़ रुपए का। तो देखेंगे दोस्तों इसके आईपीओ में हमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, लिस्टिंग गेन मिलेगा कि नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसा है, ऑल दैट, ये सभी चीज़ें हम लोग चर्चा करने वाले आज इस वीडियो के अंदर में। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पसंद जरूर आया होगा तो लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप हमें अभी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इसके बिजनेस की। तो दोस्तों ये है स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में, जहां ये अपने क्लाइंट्स को कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसके क्लाइंट्स है एफएमसीजी के अंदर में, अपैरल के अंदर में, एनिमल फीड के अंदर में। इंडिया ही नहीं बल्कि 17 और देशों में भी ये ऑपरेट करते हैं और साथ ही साथ एफएनएस की रिपोर्ट के हिसाब से ये देश की सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी केमिकल टेक्सटाइल में मैन्युफैक्चरर है। तो दोस्तों इस प्रकार से कंपनी का अच्छा खासा नेटवर्क हमको यहाँ पे दिखता है। दोस्तों इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि स्पेशलिटी केमिकल्स की इंडस्ट्री कैसी है। तो आप देखेंगे इस इंडस्ट्री में डिमांड आती है दो जगह से, एक रहता है डोमेस्टिक कंजम्पशन और दूसरा रहता है एक्सपोर्ट्स। आगे हम देखेंगे कि इस कंपनी का लगभग 86% डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी कि डोमेस्टिक बिजनेस है और लगभग 12-13% आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट्स ये कंपनी करती है। हम देखेंगे दोस्तों कि स्पेशलिटी केमिकल्स कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों होम एंड पर्सनल केयर के अंदर, सेकंड वाटर केमिकल्स के अंदर में और थर्ड कंस्ट्रक्शन केमिकल्स के अंदर में। तो आप देखेंगे दोस्तों स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस का ग्रोथ डिपेंड करता है इंडिया के ग्रोथ में। अगर इंडिया का ग्रोथ अच्छा रहेगा तो स्पेशलिटी बिजनेस भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया ऐसा सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग हब बनता चले जा रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि कैंपेन है मेक इन इंडिया और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है केमिकल्स का यानी कि चाइना, वहाँ पे डिस्करेजमेंट मिल रहा है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंसर्न्स। तो वहाँ पर अलग अलग तरह के रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जैसे कि रिच रेगुलेशंस। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि स्लो डाउन चल रहा है चाइना के अंदर में, बहुत सारे पंगे लेकर रखे हैं उन्होंने नेशंस के साथ में। तो ऐसे केस के अंदर में इंडिया एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिखता है, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। अगर हम लोग बात करें कि यूएस में या फिर यूरोप में जिस तरह के स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए हैं उससे डेवलप्ड इकोनॉमीज भी स्टेबल होने की पूरी चांसेस है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट्स में एक बहुत अच्छा मार्केट नज़र भी आता है अगर हम लोग बात करते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स की। अगर हम लोग बात करें ग्रीन केमिकल्स की जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं और साथ ही साथ इको फ्रेंडली होते हैं, तो यहाँ पर एक अलग सा बिजनेस बन रहा है और यहाँ पर इसका प्राइस भी अच्छा होता है। तो वैल्यू एडिशन प्रॉफिट्स वगैरह के लिए ये सेगमेंट बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। अगर हम लोग आगे आने वाली ग्रोथ की बात करें तो रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस 5.3% की ग्रोथ से बढ़ सकता है और अगर इंडियन स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस की बात करें तो इसकी ग्रेड 12% तक रह सकती है। अगर हम लोग ग्लोबल ग्रीन केमिकल मार्केट की हम लोग बात करें तो इसमें CAGR ग्रोथ हो सकता है 2019 से लेकर 2023 का 10.5%। तो इसका मतलब इंडस्ट्री के लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही है। अगर दोस्तों हम इनके रेवेन्यूज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन दो एरियाज़ में आपको दिखता है, जहाँ लगभग 47% इनका रेवेन्यू आता है होम पर्सनल केयर और परफॉर्मेंस केमिकल से, वहीं 43% टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल से आता है और बाकी का एनिमल फीड और न्यूट्रिशन से आता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर दो एरियाज़ है जहाँ पर ये कंपनी बहुत ज़्यादा चीज़ें सप्लाई करती है। इसके पहले ये कंपनी सिर्फ टेक्सटाइल फोकस थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन किया गया है तो ये थोड़ी बहुत अच्छी बात दिखती है। हालांकि एक वाइड स्प्रेड डाइवर्सिफिकेशन की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर हम लोग इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये काफ़ी पॉजिटिव दिखते हैं।
अगर आप देखेंगे दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में, तो आप पाएंगे दोस्तों यहाँ पर लगभग 41% का CAGR ग्रोथ आपको दिखेगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अगर नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 77% का आपको दिखता है। अगर दोस्तों उनका रेवेन्यू आप देखते हैं 2019 का, तो 603 करोड़ रुपए पर दिखता है और उनका प्रॉफिट 65 करोड़ पर दिखता है। तो दोस्तों जिस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है 41% और 77%, ये बहुत ही एनकरेजिंग है। दोस्तों अगर ज्योग्राफिकल मिक्स की हम लोग बात करें तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 88% ये इंडिया में ही अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और 12% एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो इसका मतलब एक्सपोर्ट्स में अभी भी ग्रोथ बाकी है। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों इनके बाकी पिछले वाले पीरियड्स की, तो आप वहाँ पे पाएंगे कि यही 86 और 14% था, तो यहाँ पर थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं इनके प्रमोटर्स के रेम्यूनरेशन की, तो आप देखेंगे 2017 से 2019 में इनकी रेम्यूनरेशन आप कम होते हुए पाएंगे। और अगर सितंबर 2019 की बात करें तो इनकी रेम्यूनरेशन 25 लाख के करीब करीब आती है। अगर हम लोग बात करेंगे प्रमोटर स्टेक्स की, तो दोस्तों प्री इशू उनका प्रमोटर स्टेक रहेगा 95%, जो कम होकर हो जाएगा 73% पे। और यहाँ पे 2 प्रमोटर्स अपने शेयर्स ऑफर करेंगे ऑफर फॉर सेल। तो मेनली ये IPO इसका एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफर फॉर सेल है, जिसके अंदर में प्रमोटर्स अपने स्टेक को बेच रहे हैं। दोस्तों अगर हम लोग इशू साइज की बात करते हैं, तो ये इशू है टोटल मिला के 470 करोड़ के करीब करीब का, जहां पे प्राइस बैंड दिखाई दे रहा है 423 से लेकर 425 का, और इसमें मिनिमम लॉट क्वांटिटी रहेगी 35। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे देखिए, इसका P यानी कि इसका वैल्यूएशन कंपनी कितना मांग रहा है, तो ये मांग रहा है 33.81। तो 33 वैल्यूएशन यहाँ पर थोड़ा महंगा दिखता है। अगर हम लोग मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो यहाँ पर आपका एक लॉट के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगा 14,875 करोड़। और अगर आप लोग ऐसे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर पैसा डाल रहे हैं और सभी लॉट्स के लिए आप डालना चाहते हैं, तो मैक्सिमम आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको देने पड़ेंगे 1,93,375 रुपीज़। अगर हम लोग बात करें कल कब खुल रहा है, तो ये खुल रहा है 13 जुलाई को और ख़त्म हो जाएगा दोस्तों 15 जुलाई को। और आप देख सकते हैं आप इसकी लिस्टिंग जो है लगभग 23 जुलाई तक हो जाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं कि कंपनी इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करेगी, तो सबसे पहले वो अपनी डेट्स को चुकाएगी। वैसे इसकी डेट काफ़ी कंफर्टेबल है, अभी भी 65 करोड़ रुपीस ये अपनी डेट चुकाएगी। नंबर 2, वर्किंग कैपिटल के लिए 50 करोड़ ये यूज़ करेगी, और साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कुछ पैसा यूज़ करेगी। अगर प्री IPO में इन्होंने किस तरह का पैसा रेस किया है उसकी बात करें, तो फरवरी 2020 के अंदर में इन्होंने 425 रुपये के हिसाब से पैसा रेस किया, और साथ ही साथ दिसंबर 2019 के अंदर में इन्होंने बोनस शेयर भी दिया था। अगर हम लोग बात करें पोस्ट IPO उनके वैल्यूएशन एम की, तो इनका वैल्यूएशन लगभग 2200 करोड़ पर दिखता है। हम इनका कंपैरिजन करेंगे पीयर्स के साथ में, तो यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे इन टर्म्स ऑफ P, तो आप देखेंगे जो यहाँ पे लीडिंग कंपनीज है उनका P लगभग 20 से लेकर 36 तक दिखता है। और ऐसे केस के अंदर में हम पाते हैं कि रोज़ारी बायोटेक का जो P है वो काफ़ी महंगा है, यानी कि ये कंपनी थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशंस पे मिल रही है। थैंक्स टू उनके जो फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए कंपनी चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस कैच करे। तो ऐसे केस में इस पर्टिकुलर प्राइस को सस्ता नहीं बोला जा सकता। अब दोस्तों सब चीज़ें आती है कि इस IPO में अप्लाई किया जाए कि नहीं किया जाए। तो दोस्तों जब ये कंपनी का लिस्टिंग होगा तब मार्केट कंडीशंस थोड़ी ख़राब होने की एक्सपेक्टेशंस है। हो सकता है दोस्तों कि उस समय बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाए जो ऑब्वियसली पॉजिटिव नहीं आने वाले हैं, तो मार्केट थोड़ा बियरिश होने की वजह से ये कंपनी डिस्काउंट पे लिस्ट हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव्स अच्छे दिखते हैं। हालांकि दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू कुछ एक क्लाइंट्स के ऊपर में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और साथ ही साथ अगले आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में भी स्लो हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी दिखती है। इसके IPO के लिए मैं पॉजिटिव हूँ, और ये देखूंगा दोस्तों कि 15 तारीख को किस तरह के आंकड़े आते हैं सब्सक्रिप्शन के, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं निवेश करना चाहिए। तो ये था दोस्तों मेरा पूरा का पूरा एनालिसिस इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे।